हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट करते हैं चैप्टर 1 का, जिसका नाम है आपका, जो हम स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर कर रहे थे वही चैप्टर हम कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आती है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। कल हमने पहले पिछली 10 डेफिनेशंस की थी। क्या किया था हमने? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, फिर उसके बाद हमने स्कार्सिटी की डेफिनेशन की, कंज्यूमर किया, कंजम्पशन किया, प्रोड्यूसर किया, प्रोडक्शन किया, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डाटा इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स। जब डाटा एक ग्रुप में डिफाइन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दो तरह की डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन और स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन। अगर सिंगुलर नाउन की बात करें, स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन, तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और यही आपकी स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस हैं। ये अब आगे टॉपिक आएगा उसमें क्लियर करेंगे। पहले हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन। स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन का नंबर है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट। क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट विच ए डिपार्टमेंट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जब कोई भी डिपार्टमेंट किसी फैक्ट की इंक्वायरी करता है और वो जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो है वो एक कॉमन बेस पर करता है। इन रिलेशन टू का मतलब एक के साथ दूसरे को इंटर रिलेट करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इसी प्लूरल नाउन में स्टैटिस्टिक्स की फीचर्स दी हुई हैं। तो सबसे पहली फीचर दी हुई है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स बिकॉज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल नंबर। एक सिंगल नंबर वाला डाटा जो है वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहला सकता, क्योंकि उससे हम कोई रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अगर हम ये कह दें कि किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं तो उससे कोई भी हम रिज़ल्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि आर्ट्स स्ट्रीम में इतने हैं, कॉमर्स में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं किस स्ट्रीम में ज़्यादा हैं और किस स्ट्रीम में कम है। इट मीन्स कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। दूसरी इसकी आती है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर एक क्वालिटी को न्यूमेरिकल नंबर में एक्सप्रेस करेगा। कैसे? जैसे आप है और आपकी फ्रेंड है। मान लीजिए आपकी फ्रेंड की हाइट आपसे ज़्यादा है, वो लंबी है और आप छोटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो लंबी है, सुनीता लंबी है और रीटा जो है वो छोटी है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कह देती हूँ कि सुनीता की हाइट 5 फीट 6 इंच है और रीटा की हाइट 5 फीट 4 इंच है। अब ये कंपैरिजन किया जा सकता है कौन किससे कितना लंबा है और कौन किससे कितना छोटा है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है हमेशा क्या करती है? कोई भी फैक्ट होता है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करती है। तीसरा इसमें पॉइंट आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीप्लिसिटी का मतलब बहुत सारे कॉजेस, कारण। कहते जो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारा डाटा कलेक्शन होता है, उसको एक सिंगल कॉज नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं। कैसे? सपोज़ कीजिए आप न्यूज़पेपर में जो है वो हेडलाइन आती रहती हैं कि 2010 के कंपैरिजन में आज जो प्राइसेस हैं वो 20% इंक्रीज़ हो गए हैं। तो अब आपके पास तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आ गई कि प्राइसेस जो हैं वो 20% इंक्रीज़ हो गए हैं। तो वो प्राइसेस जो हैं वो 20% इंक्रीज़ हुए हैं, उसके पीछे एक रीज़न थोड़ी ना है, बहुत सारे रीज़न है। यानी स्टैटिस्टिक्स में जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो फैक्ट आपको बताए जाते हैं, उसको बहुत सारे रीज़न इफ़ेक्ट करते हैं। अगर प्राइसेस 20% बढ़े हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कौन कौन से रीज़न है? हो सकता है कि पावर की शॉर्टेज रही हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हुआ हो, लेबर जो है, मज़दूर जो हैं, उन्होंने वेजेस हाई कर दिए हो, वो स्ट्राइक पर चले गए हों। तो इस तरह से वो प्राइस इंक्रीज़ होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। नेक्स्ट इसमें आता है रीज़नेबल एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स में जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है एक्यूरेसी जो है उसमें रीज़नेबल हो, मतलब जो उसका उस डाटा से जो रिज़ल्ट निकाला जाएगा वो रिलायबल तभी बनेगा जब आपका डाटा क्या होगा? एकदम एक्यूरेट होगा, सही होगा। तो डाटा कलेक्ट करते हुए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इसमें आता है 5th पॉइंट, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। सपोज़ करो आपकी क्लास के में 3 स्टूडेंट हैं, उन 3 स्टूडेंट के मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ। अब कंपैरिजन मैंने क्या किया? अगर मैं एक बच्ची जो है उसकी
हाइट की बात करूं कि इसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। दूसरी बच्ची की मैं बात करूं कि इसके पेरेंट्स की इनकम जो है 1 लाख से अबव है। तीसरी बच्ची जो है वो मैं कहूँ कि ये एकेडमिक में अच्छी है। तो क्या उन तीनों का कंपैरिजन करना पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों को आपस में इंटर रिलेट नहीं किया, और इंटर रिलेट नहीं किया तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। इंटर रिलेट या तो मैं तीनों की हाइट की बात करूं, या तीनों के पेरेंट्स की इनकम की बात करूं, या तीनों के ही एकेडमिक रिकॉर्ड की, तीनों के ही मार्क्स के बेस पर उसको जज करूं, तब तो कंपैरिजन पॉसिबल है। तो आपस में डाटा जो है वो क्या होना चाहिए? इंटर रिलेटेड, यानी एक कॉमन बेस होना चाहिए, तभी कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, कि जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो डाटा कलेक्शन से पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप ये डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो। बिना ऑब्जेक्टिव के डाटा कलेक्ट करोगे तो उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। सपोज़ करो अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, या लॉकडाउन नहीं होता था तो समर्स में हम बच्चों को जैसे जो है ना वो डाटा कलेक्शन का टाइम वो देते थे, प्रोजेक्ट देते थे। उसमें बच्चे क्या करते थे, सपोज़ करो मैं आपको कहती हूँ कि आपके आसपास एरिया में जितने भी आपके नेबरहुड में लोग रहते हैं उनकी मंथली इनकम जो है वो कहाँ कहाँ पर खर्च करते हैं, उसका एक डाटा तैयार करो। अगर आप ऐसे किसी के घर पूछने चले जाओगे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप हमें बता दो, तो कोई आपको बताएगा कहाँ एक्सपेंड है। लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्टिव बताओगे कि हमें स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है और उसके लिए जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तब वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो डाटा कलेक्ट करने से पहले एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि वो डाटा फिर आपके यूज़ में भी आ सकें। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आती है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। देखो दोनों शब्द नए हैं, बड़े ध्यान से समझना। एन्यूमरेटेड क्या होता है और एस्टिमेटेड क्या होता है। एन्यूमरेटेड जैसे आपके सेक्शन में 10th में जब आप थे तो आपके सेक्शन में 10th A B C D इस तरह से अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए हुए थे। उस सेक्शन की स्ट्रेंथ भी क्या थी? काउंटेबल थी कि 10th A में 44 स्टूडेंट हैं, 10th B में 34 हैं, 10th C में 38 हैं। तो ये सारे क्या हैं? एन्यूमरेटेड हैं, विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एन्यूमरेटेड। एस्टिमेटेड क्या होता है कि जब हमारे पास बल्क में हो जाती है पॉपुलेशन और उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, तब हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटेड कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है तो उसमें मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी जब पानीपत आए थे तो सेक्टर 13-17 में उस टाइम पर कितने लोग थे जिन्होंने उनकी स्पीच को सुना था? तो क्या एक एक पर्सन को काउंट करना पॉसिबल होता है उस टाइम पर? नहीं। तब हम क्या करते हैं? एस्टिमेटेड कहते हैं कि नियर अबाउट जो है 1000 लोग जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अब वो 1000